तो दोस्तों आज की नई वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी बता रहा है कि इजराइल जिस तरह से फैल रहा है दिन पर दिन हो सकता है इजराइल और ज़्यादा बड़ा होता जाए, क्योंकि इजराइल इस रणनीति पे काम करता है कि वो चाहता है कि जो पहले इजराइल अपना क्षेत्र मानता था यानी ग्रेटर इजराइल, उसको एक न एक दिन कब्जा कर कर ही मानेगा। तो आपको पता ही होगा कि लाल टोपी जब भी टीवी पर आता है तो हमेशा से इजराइल को लेकर या भारत को लेकर हमेशा से ही अनाप शनाप बकता रहता है। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने कार्रवाई किया है गाज़ा पे, उससे लाल टोपी अब पूरी तरह से डर गया है। लाल टोपी को लग रहा है कि अब इजराइल का वो समय आ चुका है जो पहले कहा करता था कि उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी पूरी कहानी बता रहा है कि इजराइल आखिर क्यों ऐसा करना चाहता है। तो आपको पता होगा कि लाल टोपी की पहली नज़र रहती है इजराइल और इंडिया पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जिस तरह से घमासान की युद्ध चल रही है, वैसे पाकिस्तान मीडिया भी अब पूरी तरह से डर चुकी है। पाकिस्तान मीडिया यह मानकर चल रही है कि पाकिस्तान को इस लड़ाई में नहीं कूदना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में कूद जाएगा तो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास जितनी तकनीक है उतना पाकिस्तान के पास कहीं हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी पूरी तरह से इजराइल के बारे में बता रहा है और किस तरह से पाकिस्तानियों को समझा रहा है कि इजराइल दिन ब दिन आखिर बढ़ता क्यों जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको थोड़ा सा पहले तारीख में पीछे लेके जाएं। ये जो कुछ आज हो रहा है तकरीबन 100 साल पहले भी हो चुका। 1918 के आसपास जब पहली जंग अजीम खत्म हुई और खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे किए जा रहे, उस वक्त एग्जैक्टली यही सब कुछ हो रहा था जो अब आपको नजर आ रहा है। हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारे बुजुर्गों ने जो तबाहियां और हलाकतें और मुसलमान दुनिया की तबाही देखी थी, आज हमें अपनी आंखों से वही देखनी पड़ेगी। उस वक्त बुजुर्गों ने दुआएं की थी अल्लाह के आगे, ए खासा ए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी, अजब वक्त पड़ा। खिलाफत उस्मानिया तोड़ी जा चुकी थी, मुसलमान दुनिया को तकसीम कर कर ये मुल्क निकाले गए थे जो आज आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये मुल्क नहीं थे, ये खिलाफत उस्मानिया के सूबे हुआ करते थे, विलायतें थी। बाद में इनको मुल्क बनाया गया पहली जंग अजीम के बाद, कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को, उस वक्त का जो यहूदी ज़ायनिस्ट था, उसको खत लिखा बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद कि अब ब्रिटेन के ताज बरतानिया ने यह फैसला किया है कि इसराइल की रियासत का कयाम वजूद में लाया जाएगा। पहली जंग अजीम के बाद, याद रखिएगा, यह खत लिखा गया। उस वक्त इसराइल की रियासत का कयाम कम से कम 30 साल दूर था, लेकिन यह खत लिख के बता दिया गया कि आइंदा आने वाले वक्तों में अब ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज क्या होंगी। और इन्होंने नक्शे को, मुसलमान दुनिया के नक्शे को तकसीम किया, मुख्तलिफ ममालिक निकाले। और इस काम को करने के लिए जो हिकमत अमली उन्होंने इस्तेमाल की वो समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने उस वक्त के अरब कबाइल को इस्तेमाल की। जिस तरह आज मिडल ईस्ट में आपको कहीं दाइश नजर आती है, कहीं ISIS नजर आती है, कहीं फ्री सीरियन आर्मी नजर आ रही है, कहीं TTP नजर आ रही है, उस तरह के दहशतगर्द ग्रोह और दस्ते उन्होंने पहली जंग अजीम के बाद तैयार किए थे। और उसके लिए जो हिजाज के अरब कबाइल थे, जो नजद के अरब कबाइल थे, जो हिजाज शरीफ मक्का था, जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने बड़ा दर्दनाक शेर उस वक्त कहा था कि शरीफ मक्का सैयद थे, वो सैयद कहलाते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से साजबाज करके बगावत बर्पा की, तुर्कों को शहीद करवाया। खाने काबा के पर्दों में तुर्क मुसलमानों को शहीद किया गया और सैकड़ों हजारों तुर्क सिपाही जो हिजाज के इलाके में थे, इन बेचारों को घेर घेर के शहीद किया। रेलवे लाइन जो कि ट्रांस हिजाज रेलवे जो मदीने से इस्तांबुल तक जाती थी, उसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मदद से तबाह करवाया गया। जब वो लाइन तबाह हो गई, तुर्कों के रास्ते टूट गए, ये तुर्क गैरिजन घेरे में आ गया। जो तुर्क कमांडर था मदीने का, उसको सईदी रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने सरेंडर नहीं करना। ये ख्वाब में बाकायदा पूरी तुर्क तारीख का हिस्सा है ये। और इस बात के बावजूद कि तुर्क एम्पायर को, तुर्की खिलाफत को शिकस्त हो गई थी, उसके बावजूद भी कई महीने तक ये तुर्क सिपाहसालार मदीने के दिफा में लड़ता रहा। और आखिर में तुर्क सिपाही इतने थक गए कि उन्होंने अपने सिपाहसालार को गिरफ्तार करके फिर अंग्रेजों के हवाले कर दिया और मामला खत्म हो गया। तो बात यह है कि उस वक्त के जो अरब कबाइल थे, जो शरीफ हुसैन जो मक्का का उस वक्त गवर्नर था अरब, उसने मुसलमानों की आबरू को फरोख्त कर दिया। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने यह तकलीफ दे शेर कहा था, और यह तारीख का हिस्सा है, कि हाशमी बेच रहा है आबरू दीन मुस्तफा, खाक और खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त पोश। और नतीजा यह हुआ कि जो शरीफ मक्का था, इसको इनाम के तौर पर इसके एक बेटे को जॉर्डन की हुकूमत दी गई और एक बेटे को इराक की हुकूमत दी गई। ये उर्दून का जो शाह हुसैन उर्दून में जो हुकूमत करता है और अब अब्दुल्ला हुकूमत करता है, ये शरीफ मक्का का पोता है। और उसी गद्दारियों के नतीजे में इनको यह हुकूमत अता की गई थी। और नजद का जो खानदान था आले सऊद,
इसने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर जो बगावत बर्पा की, तुर्कों को खत्म किया, खिलाफत उस्मानिया की धज्जियां उड़ाई, उसके इनाम के तौर पर इनको सऊदी अरब की, हिजाज की सारी हुकूमत इस बड़े कबीले को दी गई थी। यह तारीख का ऐसा हिस्सा है जिसको आप डिनाई कर नहीं सकते। यह हकीकत है। अजली अब्दी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार देख लें, जनरल एलन बाई का किरदार देखें। आज भी जॉर्डन में एलन बाई ब्रिज है, एक पुल बना हुआ है उर्दू और इसराइल के दरमियान। तो अनफॉर्चुनेटली, और उस पॉलिसी जो बाद में ब्रिटेन ने बताई वो ये थी कि हमारी पॉलिसी ये थी कि हम मुसलमानों में फसाद बर्पा करवाएंगे मुसलमानों के जरिए, ताकि दुनिया ये ना कहे कि ईसाई ताकतों ने, गैर मुल्की ताकतों ने तबाही मचा दी। दमिश्क को अगर हम फॉल कराएंगे, दमिश्क पे कब्जा होगा तो वो अरब दस्तों के जरिए होगा, बगदाद पे कब्जा होगा तो अरब दस्तों के जरिए होगा। तो इन्हीं अरब कबाइल को ले जाकर ये जो आपका मक्का, शरीफ हुसैन मक्का का जो था, उसके जो औलादे थी, बेटे थे, उसके दस्ते थे, अरब गुरीले थे, इनको ले जाकर शाम फतह किया गया, इनको ले जाके। तो बाद में उसके बाद सारा कब्जा कोई ब्रिटिश मैंडेट था, कोई फ्रेंच मैंडेट था, यानी असल में नीचे तबाही मचाई अरब दस्तों ने, तुर्कों को शहीद करवाया, खिलाफत उस्मानिया की तबाही की। लेकिन कही कि आज हमने मुसलमानों की रूह को खत्म कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी कि हमने जिस तरह खिलाफत तबाह की है, अब मुसलमान दोबारा कभी नहीं उठ सकते, हम किसी सूरत में खिलाफत को कायम नहीं होने देंगे, बल्कि मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो अब हम कायम कर रहे हैं, हम इतने फासले पैदा कर देंगे कि मुसलमान मुल्क आपस में राब्ते भी ना कर सकें। और आज देखिए आप कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान ना तुर्की के मुसलमान से बात कर सकते हैं, ना ईरान के मुसलमान से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई आपको ऐसा मुसलमान मिलता है जो फारसी, तुर्की और अरबी जबानें जानता हो। इतने वीजे और पासपोर्ट का फर्क डाल के इतने फासले पैदा कर दिए कि तुर्की में रहने वाले मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पाकिस्तान के मुसलमान देखे ही नहीं है। यही हाल बाकी दुनिया के मुसलमानों का है। तो यह सब कुछ पहली जंग अजीम के बाद हुआ। इससे पहले मुसलमानों में वीजे, पासपोर्ट नहीं होते थे, इससे पहले, और इन्होंने यह कसम खाई थी उस वक्त कि हम दोबारा खिलाफत को कायम नहीं होने देंगे। तो आज जो कुछ मशरक़ वुस्ता में हो रहा है, इस बात को दोबारा 100 साल के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली जंग अजीम में इन्होंने इसराइल के कयाम का खत लिखा था, लॉर्ड बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ये इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड को। आज 100 साल के बाद इसराइल को अब फैलाया जा रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल का कयाम वजूद में आया, पहली के बाद खत लिखा, दूसरी के बाद कयाम आया, 48 में इसराइल बनाया, अब इसराइल को ये फैला रहे हैं। और एक सोचने की बात है, आप एक नक्शा उठाइए जिसको पूरे नेट पे मिलता है, इसको कहते हैं ग्रेटर इसराइल मैप। एक इसराइल का नक्शा जो एक्चुअल इसराइल ये बनाना चाहते हैं कि बगदाद के बाहर से वो लकीर खींचती है, बगदाद से लकीर लेते हैं, कुर्दिस्तान के साइड से होते हुए, तुर्की के जुनूब से होते हुए, पूरा इसराइल, लेबनान, जॉर्डन उसके अंदर, और फिर आखिर में ये मदीने के पास आते हैं। ये पूरा एक बड़ा सा एक सांप बनता है, इजदहा बनता है, जो पूरे इस मुसलमान खित्ते को अपने कब्जे में लेता है। इस पूरे खित्ते में आज अगर आप नोट करेंगे तो ये तबाही और ये जंग जो बरपा है इसी खित्ते में बरपा है। और तमाम मुसलमान मुल्कों को तबाह करने के लिए ये उसी तरह के जाहिरी मुसलमान दस्ते इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह पहली जंग अजीम के बाद इन्होंने अरब कबाइल को इस्तेमाल किया था खिलाफत उस्मानिया को तबाह करने के लिए। स्ट्रैटेजी वही है, पॉलिसी वही है जो, और ये मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल कि ये इस नक्शे में जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है वहां पर एक इस्लामी खिलाफत कायम हो जाए और इसराइल खुश हो, अमेरिका खुशियां मना रहा हो। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है कि इन्होंने अब मुसलमानों की, ये सिर्फ ग्रेटर इसराइल नहीं बना रहे, सिर्फ हमारी औरतों बहनों बेटियों को बेहुरमत नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी कुरान और लाइब्रेरियां नहीं जला रहे, सिर्फ अंबिया के मज़ारात तबाह नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे औलिया के मकामात को उखेड़ नहीं रहे, ये हमारे दीन को ही हाईजैक कर रहे हैं एक जाली खिलाफत बनाकर जो खवारिज के हाथों बनी है, जिसके पीछे CIA रॉ और मूसाद है। इसलिए समझना जरूरी है कि मशरक़ वुस्ता में क्या हो रहा है। जब उस्मानी खिलाफत तबाह हो रही थी तो उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यहां से पूरी पूरी इमदाद भेजी। लामा इकबाल उसके ऊपर रोते रहे कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, औरों की अय्यारी भी देख, अपनों की सादगी भी देख। हमेशा याद रखिए यही होगा, अपनों की सादगी होगी, औरों की अय्यारी होगी। कभी ये चाक करेंगे तुर्क नादा खिलाफत की कबा, और कभी ये एक नापाक पलीत आदमी लाकर खिलाफत को कायम करने का दावा करेंगे। हकीकत यह है कि दोनों तरफ अपनों की तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि लाल टोपी बता रहा था कि इजराइल किस तरह से अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है, तो आपको बता दें कि लाल टोपी हमेशा से इजराइल के विरुद्ध में हमेशा ये आना सुना बकता रहता है। लाल टोपी को लगता है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल पे काम कर रहा है, अब वो समय आ चुका है इजराइल का कि अब पूरी तरह से मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो आज की इस वीडियो में अभी आपने देखा किस तरह से लाल टोपी पूरा बखान कर रहा था कि इजराइल ने किस तरह से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाना शुरू किया। तो जैद हमीद को लगता है कि इजराइल पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल 1948 में स्थापना हुआ था पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। तब से इजराइल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है,
लेकिन जिस तरह से इजराइल ने अपने लोगों को वहाँ की शिक्षा दी है कि आज इजराइल में ऐसा कंडीशन है कि इजराइल के पास पूरी तरह से हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियार है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया को हथियार इजराइल ही बेचता है। इजराइल के सामने पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान बार बार इजराइल के मैटर में हमेशा से ही टांग अड़ाता रहा है। अगर इजराइल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ़ तो पाकिस्तान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन इजराइल पाकिस्तान और ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इजराइल को सिर्फ फ़लस्तीन से ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि फ़लस्तीन में जो जिस तरह से हमास ने रॉकेट का फायर करता है इजराइल से, इजराइल का भी कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए इजराइल हमेशा से ही फ़लस्तीन को लेकर ही ध्यान रहता है। पाकिस्तान और ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आपने देखा किस तरह से लाल टोपी इजराइल को लेकर बता रहा था। तो दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में फिर ऐसे ही न्यूज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अपने